क्या करेंगे? इनकी हालत वो है जो बिन पानी मछली तड़पती है, वैसे तड़पते हैं सत्ता के बिना कांग्रेसी। आपको कितनी सीटें लगती हैं ये लोग लेकर आएंगे? देखिए, कांग्रेस संघर्ष कर रही है 40 पार करने के लिए। अभी भी 40 पार है। अब देखिए नतीजे आएंगे 4 तारीख को। 4 तारीख का दिन होगा, नतीजे आने आएंगे। वो कह रहे हैं आप 250 पार नहीं जा पाएंगे। देखिए, कांग्रेस तो 250 सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ रही है, वो सरकार क्या बनाएगी? कांग्रेस 250 सीटों पे भी चुनाव नहीं लड़ रही, तो सरकार तो बनाना दूर की बात है, वो हार पहले मान चुके हैं। और जिन गठबंधन दलों के साथ वो चुनाव लड़ना चाहते थे, ममता बनर्जी ने साथ नहीं लड़ा, आम आदमी पार्टी ने साथ में नहीं लड़ा पंजाब में, बाकियों ने भी धक्का दे दिया है, केरल से लेके बाकी सब। तो गठबंधन है कहाँ है? सिमटते जा रहे हैं, पिसते जा रहे हैं। कांग्रेस की हालत वो हो गई कि अपनी रणनीति में ही फंसकर रह गए और अब राजनीति से बाहर होने की तैयारी है। देखिए, आपने सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन किया मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में। अब ये प्रदर्शन श्रेष्ठ अब थोड़ी हो सकता है, एंटी इनकम्बेंसी भी तो होती है ना। अब तो यहाँ से सीटें ऊपर कहाँ जाएगी? अब तो नीचे ही आएगी ना। फिर कहाँ से आप 400 पार चले लेकिन जाएंगे? जितनी पहले उतनी तो आएंगी यहाँ से। अगर हिमाचल की 4 तो मैं कह रहा हूँ 4 की 4 जीतेंगे, हरियाणा की 11 की 11 जीतेंगे, 10 की 10, 10 की 10, और छत्तीसगढ़ की 11 की 11 जीतेंगे, राजस्थान की 25 की 25 जीतेंगे। मध्य प्रदेश में पिछली बार एक कम रह गई थी, इस बार 29 की 29 जीतेंगे, और इसी तरह से गुजरात की 26 की 26 जीतेंगे, उत्तराखंड की 5 की 5 जीतेंगे। और हम इस बार उड़ीसा में, असम में, नॉर्थ ईस्ट में, इन सब राज्यों में और बढ़ाएंगे। और तेलंगाना में मैं आपको बता रहा हूँ, आज मुझसे लिख लीजिए, हमारी पिछली बार 4 सीटें थी, इस बार हम कम से कम 9 से 10 सीटें जीत कर आएंगे। मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, मैं देश का सूचना प्रसारण मंत्री हूँ। लेकिन आपने जो सवाल पूछने अपने खुले दिल से पूछे। हमको भी मीडिया पर आरोप नहीं लगाते। हमने तो मीडिया के लिए तब भी लड़ाई लड़ी जब कांग्रेस ने जेल में डाला था। हम तब भी फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते थे, अभिव्यक्ति की आज़ादी उसकी भी बात करते थे, और आज भी उस पर खड़े हैं। इंटरेस्टिंग है। हम तो कह रहे हैं कि आप आइए ना, आप इंटरव्यू दीजिए, हम सवाल पूछेंगे, आप उनका जवाब दीजिए। लेकिन अब वो जाने और उनकी देखिए, कांग्रेस वालों को तो पहले सवाल चाहिए होते हैं, फिर जवाब मिलते हैं। पर ये आरोप वो आप पर लगाते हैं कि सब स्क्रिप्टेड होता है। मैं आपको कह रहा हूँ, अभी कह रहा हूँ, जिसके मन में जो सवाल है पूछिए। मैं तो कभी रोकता भी नहीं, जिसको जो सवाल है वो पूछने। और भारतीय जनता पार्टी के बाद छिपाने के लिए कुछ नहीं, बताने के लिए बहुत कुछ है। जैसे अग्निवीर का भ्रम ये फैलाते हैं, मैं अग्निवीर पे यही कहूंगा, मोदी सरकार ने योजना चलाई, पहले 1 रैंक 1 पेंशन दिलाई, अब 100% गारंटी रोजगार की अग्निवीर के माध्यम से दिलाई। अगर मान लीजिए 1000 युवा या 100 ही गिन लीजिए, मान लो 100 अग्निवीर सिलेक्ट होते हैं, वो 100 के 100 पहले 4 साल सेना में अपनी सेवाएं देंगे। 4 साल के बाद 25% रह जाएंगे, 25 रह जाएंगे, 75 आएंगे। 75 को लाखों रुपए इकट्ठा फंड मिलेगा, और उन 75 को फिर रोजगार के अवसर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, जो हमारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल होते हैं, उनमें मिलेगा, हमारे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में मिलेगा, हाँ। हमारी पुलिस फोर्सेज जो राज्यों में है उनमें उनको आरक्षण मिलेगा, यानी कि उनका रिजर्वेशन उतनी रहेगी, उनको छूट मिलेगी एजुकेशन की, क्वालिफिकेशन की और बाकी सब, और इससे उनको लाभ मिलेगा रोजगार पाने में। तो जितने आए इनकी तो डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी। आप मुझसे लिख के ले लीजिए। ये आप कह रहे हैं और वो कह रहे हैं हरियाणा में इस बार आपको इसीलिए नुकसान होगा क्योंकि अग्निवीर लेकर आए। आपने अग्निवीर पर जवाब दिया, आप कह रहे हैं जितने सवाल हो सकते हैं पूछिए। वो ये कहते हैं मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं, ना आप जाते हैं ना प्रधानमंत्री जाते हैं। अरे मैं तो अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर की मीटिंग ही मणिपुर में करके आया हूँ, कॉन्क्लेव मैंने वहां पे किया। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी देश की हम मणिपुर में बना रहे हैं, जहां से हमें मैरी कॉम जैसी बॉक्सर मिली, जिसने भारत को 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सिंग में बनाया। ये भारत की बेटी है। पर वो कह रहे हैं अब हालात बड़े खराब हैं। आप खेल की बात कर रहे हैं, वहाँ तो आपस में मारकाट मची हुई है, पर आप लोग सुध ही नहीं ले रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा रूपिका जी, हमने नॉर्थ ईस्ट में 11 पीस अकॉर्ड किए, शांति समझौते। सैकड़ों नहीं हजारों नक्सलवादियों को हमने हथियार डालने के लिए आगे लाए, और आतंकवाद और नक्सलवाद पर हमने नकेल कसी है। काश ये कांग्रेस ने पहले किया होता तो मेरे नॉर्थ ईस्ट में बहुत अलग स्थिति होती। कांग्रेस के टाइम पे तो सिलेंडर 6-6 गुना दाम पे बिकता था, पेट्रोल डीजल 5-5 गुना दाम पे बिकता था, ब्लॉकेड ही रहती थी। आज स्थितियां बहुत बदली है। हमने लगातार पहले भी बात की, अब भी बातचीत जारी है।
अच्छा, वो कहते हैं आपके राज में अमीर ज्यादा अमीर हो रहा है, आपने 1% के पास सारी वेल्थ दे दी है, बाकी सबको गरीब कर दिया है। आप जब आएंगे तो ये जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं उनको आप प्राइवेट कर देंगे और गरीब बेचारा और गरीब होता चला जाएगा। देखिए, कांग्रेस की वो हालत है, अगर आप पिछले 5 साल के आंकड़े देखेंगे, जितने हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ने पैसे कमाए, मुनाफा कमाया, इतना आज तक इतिहास में कभी नहीं कमाया था। आज उनकी वैल्यूएशन कहाँ की कहाँ चलेगी, मोदी सरकार में गए। हमने निर्णय ऐसे लिए जिससे उनकी क्षमता भी बढ़ी और उनका मुनाफा भी बढ़ा है और आगे भी बढ़ाएंगे। नहीं, आपने तेजस्वी यादव को सुना, वो एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि पब्लिक सेक्टर जितने भी ये उपक्रम है, जब आप बेच देते हैं तो बकायदा आप जो है रिजर्वेशन किस लिए होता है, सरकारी नौकरी में देने के लिए होता है। जब प्राइवेट सेक्टर ही नहीं रहेंगे तो रिजर्वेशन कैसे रहेगा, इसको ऐसे जोड़ा जा रहा है। तेजस्वी खुद बोले। देखिए, हम देश को इनके समय क्या मिला, उतने रोजगार नहीं मिल पाए। हमने लाखों तो इसी साल दिए हैं सरकारी क्षेत्र में, तो कई वर्षों से सरकारी नौकरियां रुकी थी, हमने वो भी दिलाया। तेजस्वी जी ने तो और लालू जी ने जॉब के बदले जमीन यही लिया है। जैसे ममता जी के यहाँ नौकरी के बदले नकद लिया, इन्होंने जॉब के बदले जमीन को लिया। तो ये तो वो लोग हैं जो जाति और क्षेत्र के नाम पे वोट पाते हैं, लेकिन बाद में नकद और जमीन के बदले जॉब दिलाते हैं। बोल रहे रेल बेच दी, भेल बेच दी, LIC बेच दी, और यहाँ पर मुझे बताइए, रेल कहाँ बिकी, भेल कहाँ बिकी? वो तो यही आरोप लगाते हैं यहाँ पर। भाई, झूठ बोलने में किसी का क्या जाता है, उनमें तो और रोजगार स्वरोजगार मिले भी। पिछले कुछ समय में देखो, जो इंडिया पोस्ट को, डाकखानों को बंद ये लोग करना चाहते थे, आज हमारे डाकखानों में व्यापार और बढ़ा है। आज उनके पार्सल ई-कॉमर्स सर्विस भी शुरू हुई और उनके और बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है। आज उनमें हमने IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये हमने हर राज्य में, हर जिला के, हर ब्लॉक, हर गांव में खोला है। आज आप 5-10 हज़ार रुपये जमा करा के नकद निकाल भी सकते हो। ये सुविधा हमने डाकखाने तक दे दी, जो कांग्रेस कभी सोच नहीं सकती थी। हमने ई-कॉमर्स शुरू कर दिया, जो कभी कांग्रेस सोच नहीं सकती थी। लगभग 2 लाख से ज़्यादा डाक सेवक हमारे हैं, जो कांग्रेस कभी सोच नहीं सकती थी। उनका हमने आय बढ़ाने का काम भी किया और उनको ट्रेंड नई टेक्नोलॉजी के साथ भी किया। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि 400 आप रख लेंगे, डेमोक्रेसी में तो विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है ना। आप क्यों नहीं चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत? आपको लगता है कि ऐसे विपक्ष मजबूत होगा? अरे, वो काबिल लोगों को तो अपनी पार्टी में आगे नहीं बढ़ने देते। मिलिंद देवरा को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को निकाल दिया, हेमंत बिस्वा को निकाल दिया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनको उन्होंने निकाल दिया अपनी पार्टी से, जो कभी राहुल गांधी की ब्रिगेड थी। आज वो बताते हैं कि कैसे केवल राहुल गांधी को बार बार लॉन्च करने के लिए सोनिया जी ने राहुल जी को बार बार लॉन्च करने के लिए इन सब युवाओं को, इनकी प्रतिभाओं को काटने का काम किया है। और आज भी देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कठपुतली लगते हैं। ऐसा लगता है कि डमी प्रेसिडेंट है। अरे, कैसे कर सकते थे? सीनियर व्यक्ति को आप डमी प्रेसिडेंट के रूप में लेके चलते। तो आपको क्या भविष्य लग रहा है कांग्रेस का? देखिए, मैं कोई ज्योतिष नहीं जो उनका भविष्यवाणी करूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि जनता कांग्रेस को इस रूप में स्वीकार नहीं करेगी जब कांग्रेस देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले, देश का नामो निशान मिटाने वालों को अपनी पार्टी में शामिल करा लेंगे। जब वो राम मंदिर पे बुलडोजर चलाने की बात करने वालों, सनातन धर्म को कुचलने वालों के साथ गठबंधन कर लेंगे। जब वो पाकिस्तान को समर्थन की बात करेंगे, वहाँ से लोगों को लाके मेडिकल असिस्टेंस दिलाने की बात करेंगे, और उसके पीछे कहीं मिलिटेंट असिस्टेंस तो नहीं चलेगी कि मेडिकल असिस्टेंस की आड़ में कहीं मिलिटेंट तो नहीं आएंगे? क्या सोच है कांग्रेस की, ये भी समझना पड़ेगा। और अगर देश के साथ ऐसा होगा, क्योंकि कांग्रेस बार बार सैनिकों के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती रही, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक थी, एयर स्ट्राइक थी, या फिर डोकलाम की घटना में जब कड़ा प्रहार भी किया हमने, हमारे सेना के जवानों ने चीन पर, तो अब राहुल गांधी बंद कमरे में चीन के डिप्लोमेट के साथ क्या गुफ्तगू कर रहे थे, क्या एग्रीमेंट साइन कर रहे थे? चीन गए तो क्या एग्रीमेंट साइन किया? करोड़ों रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन में किस लिए कांग्रेस ने लिए? चीन के साथ क्या समझौता हुआ है? ये बताना चाहिए देश को।
आप ये कहते हैं और प्रियंका गांधी मन से ये कहती है कि मेरी दादी ने शहादत दी, मेरे पिता ने शहादत दी और ये हमें गद्दार पुकारते हैं, ये हमारी शहादत को एकदम कमतर आंकते हैं। देखिए, यही तो प्रॉब्लम है इस परिवार की। इनके लिए परिवार प्रथम, पार्टी नेक्स्ट, नेशन लास्ट, यही अंतर है। इनके गांधी फैमिली फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट एंड नेशन लास्ट, ये अंतर है। हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। नहीं, पर वो तो प्रधानमंत्री के तौर पर भाई बताते हैं ना। इन्होंने कभी महात्मा गांधी की बात नहीं की, इन्होंने सरदार पटेल की बात नहीं की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात नहीं की, अंबेडकर जी की बात नहीं की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात नहीं की, इन्होंने किसी की बात नहीं की। इनको केवल नेहरू गांधी परिवार आता है। इन्होंने शहीद भगत सिंह को एक्सट्रीमिस्ट बताया किताबों में। क्या आपको लगता है वो एक्सट्रीमिस्ट थे कि उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है? ये सोच दिखाती है कांग्रेस की, कैसे इन्होंने देश के जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया उनका पत्ता साफ किया, उनको भुला दिया, उनका रिकॉर्ड पे कहीं नाम ही नहीं। इन्होंने केवल नेहरू गांधी परिवार को चमकाने का काम किया है। अरे भाई, डायनास्ट यानी कि अपने परिवार ने पार्टी पे कब्जा भी किया और देश के अधिकतर एयरपोर्ट, सड़कें, जो प्रोजेक्ट देख लो वहां पे इस परिवार के नाम है। तो क्या इस देश में किसी और का कोई योगदान नहीं है? ये सब आपने परिवर्तित किया है, लेकिन 3 अलग अलग परिवार के 3 बड़े चेहरे साथ हैं। उसमें केजरीवाल का भी समर्थन मिल रहा है, स्टालिन का भी समर्थन मिल रहा है। क्या है? लालू प्रसाद के बेटे हैं, राहुल गांधी हैं, उसमें प्रियंका गांधी भी हैं और अखिलेश भी हैं। ये तीनों आपको लगता है इस बार जब साथ हैं तो आपको कोई चुनौती नहीं मिलेगी? देखिए, पिछली बार भी साथ थे, तब भी कुछ नहीं हो पाया, तब भी हमारी सीटें बढ़ी, 282 से बढ़ के 303 हुई। और इस बार तो इनमें से कई जेल में हैं, कई बेल पर हैं और ये भ्रष्टाचार का इनका चेहरा बेनकाब भी हुआ है। वो आप लोग भिजवाते हैं जेल पर, बेल पर? देखिए, जो भ्रष्टाचार करता है वो जेल में जाता है। तो आपकी अगर पार्टी के लोग क्यों नहीं जाते? अगर वो ईमानदार होते तो उनको बेल मिल गई होती और सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया होता। केजरीवाल तो बेल पर हैं। अरे कंडीशनल बेल पे है रूबिका जी, आप जैसों को क्यों बताना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल चुनाव तक है, 2 तारीख को सरेंडर करना पड़ेगा, फिर जेल में जाना पड़ेगा। और भगवंत मान ने बहुत खुश होकर कहा कि 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल को जेल में जाना पड़ेगा, बहुत खुश थे। लेकिन बात यह है कि उनको कहा गया कि ना वो सीएम ऑफिस जाएंगे, ना फाइलें साइन करेंगे, ना शराब घोटाले वाले लोगों के साथ मिलेंगे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का भविष्य आप क्या देखते हैं? वो आरोप लगा रहे हैं कि आप उनकी पार्टी खत्म कर देना चाहते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ा चैलेंज है। अपने आप ही खत्म होने को आ गई है। उनका शराब मंत्री जेल में, शिक्षा मंत्री जेल में, जेल मंत्री जेल में, उनका स्वास्थ्य मंत्री जेल में, उनका उप मुख्यमंत्री जेल में, उनका मुख्यमंत्री जेल में। अब बताओ बचा बाहर कौन? तो वो आपने किया जो है ना? बाहर बचे हैं उनके ऊपर लात घूसे चला रहे हैं वो राज्यसभा की महिला सांसद के ऊपर। अब कल्पना कीजिए क्या हालत कर दी इस पार्टी की। कहीं एक और घोटाले होते हैं, दूसरे लात घूसे चलते हैं। इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है पार्टी में, ये डिक्टेटरशिप है। अरविंद केजरीवाल से बड़ा डिक्टेटर और अराजक देश ने शायद नहीं देखा होगा। इतना बड़ा झूठ बोलने वाले, झूठ बोलने में नंबर 1, अराजकता फैलाने में नंबर 1 और डिक्टेटरशिप में नंबर 1, तानाशाह नंबर 1। लेकिन तानाशाह तो वो मोदी को बुलाते हैं। अरे मोदी जी तो नरम दिल इंसान है, जो भावुक हैं। कोविड के टाइम पे देश की जनता को 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में दे दी, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे दिया, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर दे दिया, 23,000 हिंदुस्तानियों की ऑपरेशन गंगा में यूक्रेन से जान बचाई, हमारे नौसेना के अधिकारियों को मृत्यु दंड से माफी दिलाई और कतर से वापस पहुंचाया, 3 करोड़ हिंदुस्तानियों को वंदे भारत ऑपरेशन चला के दुनिया भर से हिंदुस्तान वापस बुलाया जब कोविड था। और यही नहीं, दुनिया भर में मददगार के रूप में मोदी और भारत उभर कर आए जब टर्की, सीरिया, लीबिया, नेपाल में भूकंप आए। लेकिन ये तो 2 ही लोग बताते ना, आपकी पार्टी में 2 ही लोग हैं, तीसरा कोई है ही नहीं।